ठीक है, स्टार्ट द रिकॉर्ड। तो अब हम जो टॉपिक पढ़े हैं उसका नाम है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ओ सॉरी, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब याया का रोल खत्म हो गया ना? याया का तो रोल खत्म रहा है, याया इस्तीफा दे चुका है अब। ठीक है, अब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की बात हो रही है। कॉजेस क्या थे? सबसे पहला कॉज जो वो है ज्योग्राफिकल कॉज। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम क्या है उसे? ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम की बात अगर हम करें, तो अगर हम बात करें वही इनिशियल प्रॉब्लम्स, वही इनिशियल प्रॉब्लम्स जो ज्योग्राफिकल कॉज था, वो क्या था इनिशियल प्रॉब्लम? पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 1000 माइल्स का गैप था, बीच में इंडिया था, वहां पे वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान। रेड लाइफ अवार्ड के बाद जो पार्टीशन प्लान हुआ उसके अंदर पाकिस्तान को अनजस्टली और गलत तरीके से पार्टीशन बनाया गया ताकि फसाद और फड्डे होते रहे। पूरा का पूरा सेम होगा, बल्कि मैं कहूंगा जो इनिशियल प्रॉब्लम था ना, इनिशियल प्रॉब्लम, ये इसका सोल्यूशन था। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम नहीं है ज्योग्राफिकल, अब ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। सही है, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हुआ है यहाँ पे बांग्लादेश के बनने पे। सेकेंड प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक्स से मैं एक बात बोलूं भाई, मैं मुल्क में 80% कमा के दे रहा हूँ। कितना? 80%। तो मुल्क का हेड किसको होना चाहिए? 80% वाले को, या जो 20% कमा के दे रहा है उसको? ऑब्वियस सी बात है, सब 80। बोलेंगे 80% वाले को। तो यहाँ पे भी यही हुआ। वेस्ट पाकिस्तान बहुत कम कमा रहा है, कोई वेल्थ नहीं है वेस्ट पाकिस्तान की। सारी की सारी ईस्ट पाकिस्तान की 95 ऑफ जूट एक्सपोर्ट होता था ईस्ट पाकिस्तान से। जूट क्या होता है? धागा होता है, रस्सी होती है। ठीक है, कपड़े वगैरह में इस्तेमाल होता है एक तरीके से। अब पाकिस्तान, कॉमन बात करें पाकिस्तान की, तो सारा का सारा पैसा किस पे लगाया जा रहा है? वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान। पे। ईस्ट पाकिस्तान पे नहीं लगाया जा रहा। तो ये मसला। और इकोनॉमिक के अंदर एक और मसला आ जाता है इनके साथ, कि भाई ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं, पैसा हम दे रहे तो इंडस्ट्रीज आप पाकिस्तान में क्यों बना रहे हो? और तो और इनको एक और मसला पेश आता है कि भाई बांग्लादेश पैसे कमा के दे रहा है आपको, आपने इस्लामाबाद को प्लांट सिटी क्यों बनाया? क्यों? म्यूट हो जाओ जरा सा। सॉरी। ठीक है, क्यों बनाया इस्लामाबाद को? ये होता है पॉलिटिक इकोनॉमिकल कॉज। अब आता है तीसरा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कॉज। अच्छा सर, वो 22 फैमिलीज वाला इशू कहाँ पे आएगा? वो भी इकोनॉमिक में आएगा अगर लिखना चाहो तो, मसला नहीं है। 22 इंडस्ट्रियल फैमिली थी जो 66% ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को, एसेट्स को वो करती थी, क्या करती थी, होल्ड करती थी। ठीक है, 80% ऑफ इट्स इंश्योरेंस थी और बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते थे। कौन? सारे के सारे वो वाले, वो कौन से, ईस्ट पाकिस्तान वाले। पैसा किसके ऊपर लग रहा है? वेस्ट पाकिस्तान पे। सारा का सारा मसला यहाँ से शुरू होता है। वो भी ऐड कर सकते हो, मैंने बोला नहीं था। पॉलिटिकल इंजस्टिस, पॉलिटिकल कॉस्ट। पॉलिटिक्स से भाई क्या मुराद है? अगर आप एक वर्ड याद दिलाता हूँ, उसके जरिए याद रखना, कुछ याद आएगा, दिमाग में क्लिक करेगा। 1 यूनिट स्कीम। कुछ याद आया कि भाई हाँ, इतनी पावर्स। कंदर मिर्जा का है। पावर्स इसके अंदर मिर्जा का है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन दोनों की अलग अलग, पैसा दोनों अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या बोला? इक्वल पैसा मिलेगा, इक्वल एसेट्स मिलेंगे। तो क्या इसके ऊपर ईस्ट वाले खुश होंगे, नाराज होंगे कि ईस्ट वालों को ज्यादा बन रहा था, उनको कम मिला? ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर ये आ सकता है। सिविल सर्वेंट, वेस्ट पाकिस्तानी में जो बंगाली बोलना नहीं जानते थे ना, वेस्ट पाकिस्तान मतलब ये अपना जो पाकिस्तान है उसका, उनको जॉब दी जाती थी। जो नहीं जानते थे, जो जानते थे ना बंगाली, अब उनको जॉब नहीं दी जाती थी। सेम केस होता था वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में। जो
जिनको बंगाली आती थी उनको जॉब मिलती थी, जिनको नहीं आती थी उनको जॉब्स कम मिलती थी। सिविल जॉब्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। और तो और एक और इंजस्टिस हुआ। शाम शाम म्यूट हो जाओ, बस अब अनम्यूट नहीं होना कोई भी। सवाल हो जब अनम्यूट हो फिर अनम्यूट हो जाओ, ठीक है। एक और कॉजेस थे कुछ ईस्ट पाकिस्तान के साथ। एक मिनट, एक मिनट। अदर इनजस्टिस की अगर हम बात करें तो भाई बंगाली फोर्सेस जो थी ना, जो बंगाल पे लगाई जा रही थी आर्मी, वो ओनली 10% थी। 90% वेस्ट पाकिस्तान पे, 10% इधर। गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो वो 15% लगाई जा रही थी, बाकी वेस्ट पाकिस्तान में। उर्दू, वो लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क में 6% बोली जाती थी। उर्दू मेजोरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी लैंग्वेज थी। और जबकि बंगाली 54% बोली जाती थी। तो कौन मेजोरिटी में इसके अंदर? बंगाली। बंगाली। लेकिन नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया गया? उर्दू को। इंजस्टिस, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में और बंदे ने अहम किरदार अदा किया, तो उसका नाम था मुजीब। वो सबने 6 पॉइंट पेश किए थे। 6 पॉइंट क्या थे? पिछली वीडियो में मैं समझा, मतलब पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ क्या थे, सारे समझाए थे। पॉलिटिकल इंजस्टिस, रिलीजियस, लैंग्वेज, साथ साथ ये बोल रहा था कि मुल्क बनना चाहिए, प्रोविंस बनने चाहिए, लेकिन आर्मी भी दो आप प्रोविंस को, सारी बातें समझा दी थी। उसका था हिंदू टीचर्स का रोल। अगर हम बात करें कौन होते थे, तो उससे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तानी तो पढ़े लिखे थे ही। सारे के सारे पढ़े लिखे कौन थे? हिंदूस। तो टीचर्स कौन होंगे? हिंदूस। जब हिंदूस टीचर होंगे तो वो तो भाई भड़काना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स को, ऐसे प्रोपेगेंडा के बारे में बताएंगे, माइंडसेट बनाएंगे बंदों का कि ईस्ट पाकिस्तान अलग करवाना है आपने। और सबसे अहम किरदार, सबसे अहम नहीं बोलूंगा लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रीजन, बिगेस्ट रीजन, वो था रोल ऑफ इंडिया। इंडिया ने क्या किया था? थोड़ी देर पहले बताया था। इंडिया ने बोला याया का पाकिस्तान, इंडिया ने बोला मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान। यही हुआ था। इंडिया ने बोला हम वॉर करेंगे, वॉर के लिए आर्मी को लेके चले गए। पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया खुद ब खुद। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
अवैस कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही यार। अवेज क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था ये बताओ मुझे, ताकि मैं रिपीट करूँ। रही। म्यूट पे था। अजीब लोग हैं यार ये लोग। क्या बोला था? म्यूट पे थे ना। मैंने रोटी का कपड़ा मकान वाली बात बताई। कोई भी हाँ। और म्यूट था सब म्यूट। एक मिनट को, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। वॉर खत्म हुई, वॉर के बाद इसने बोला कि अब मैं हूँ, अब मैं संभालूंगा। पता जो स्क्रीन चल रही थी, पता नहीं आवाज जा रही थी कि नहीं। मैंने क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि भाई जब इलेक्शन दो बंदों के दरमियान हुआ, एक पार्टी जीत रही थी हार रही थी जो भी, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब एक बंदा खुद ही हट गया, पीछे हट गया, दूसरा मुल्क बना के अलग चला गया, तो पावर कौन आएगा? भुट्टो। उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि इसका जो प्रोग्राम था रोटी कपड़ा और मकान वाला, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ, इसको पॉपुलैरिटी मिली, और जब पॉपुलैरिटी मिली तो इलेक्शन जीत गया, और जब कोई इलेक्शन जीतता है तो क्या होता है, वो मुल्क का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, ठीक है, इस जो है प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी या प्राइम मिनिस्टर की? प्रेसिडेंट की। अब हम आते हैं सिमला एग्रीमेंट के ऊपर। सिमला एग्रीमेंट कुछ भी नहीं था, बस एक दिखावा था, मैं बोलूँ। ये किस किस के बीच में साइन होता है? भुट्टो एंड इंदिरा भुट्टो। गांधी। हाँ। और इसमें क्या बोला जाता है? आओ बात करते हैं भाई। इसमें ये बोला जाता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कि जो प्रिजनर्स हैं, हाँ प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, ठीक है, उनको आप वापस करोगे, और हम लोग दोनों कंट्री मिल के जो यूएनओ फैसला करेगी कश्मीर के हेल्प पे, कश्मीर के इशू पे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात की गई थी कि हम एक दूसरे के प्रेसिडेंट्स को छोड़ देंगे, प्रेसिडेंट्स को। और एक और बात की थी कि अब हम लोग लड़ेंगे नहीं, वॉर्स नहीं लड़ेंगे, अवॉइड वॉर्स। ठीक है, ये बात की थी। रिलेशन अगर हम पढ़ेंगे, रिलेशन इंडिया के साथ, तो भाई ये एक रिलेशन पॉजिटिव है, सिमला एग्रीमेंट पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इसकी वजह भी थी एक, इसकी वजह, वो भुट्टो ताकि अपना पब्लिक सपोर्ट भी जो है उसको मिले, और अपना जो है जो फैमिलीज जिनकी ये मिलिट्री वो है वो खुश हो जाए ना इनसे कि भुट्टो ने देखो ये किया है, मतलब जो है जो सिपाही वहां थे उन्हें मंगवा लिया, इससे अच्छा इमेज ही पड़ता है भुट्टो पे। ठीक है। ये पढ़ा था मैंने। हाँ हाँ पढ़ा होगा, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। फिर आगे आते हैं थोड़ा सा, और आगे आके हम ये कहते हैं कि फॉर्मेशन, सॉरी, फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर कहा जाता है इसे, भुट्टो को। क्यों भाई, क्यों कहा जाता है? बनाया इसने नहीं था, बनाया तो किसी और नहीं था, जाहिर सी बात है, ये कौन, ये कैसे बनाएगा? लेकिन इसके दौर में बना था, ठीक है। अब जब पाकिस्तान में कराची में न्यूक्लियर प्लांट बना, तो भुट्टो उस वक्त मुल्क का प्रेसिडेंट था, और 1974 में टेस्ट किए गए राजस्थान में, इंडिया ने किए, ठीक है, और न्यूक्लियर बम बनाया पाकिस्तान के लिए, सही है। इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस इटली टू सप्लाई पाकिस्तान विद न्यूक्लियर प्लांट टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस, ठीक है, सारी बताएंगे टेक्नोलॉजी। लेकिन अमेरिका, अमेरिका ने बोला कि इसको कैंसिल कर दो, ये गलत काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर अब्बुस सलाम, इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया, ठीक है, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम था। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, FSF। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि पुलिस को और आर्मी को असिस्ट किया जाएगा, ये फोर्स असिस्ट करेगी, ताकि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम मजबूत हो सके। लेकिन जो इसका एम था ना, वो फेल हो गया, और बाद में भुट्टो इन फोर्सेस के जरिए अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट थे उनको मरवाता था, ठीक है। ये फोर्सेस नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी को मारने में भी इन्वॉल्व हुई थी। नवाब अहमद कसूरी कौन था, अभी आगे बताऊंगा, एक और दफा रिपीट करूंगा, अब समझ आएगा। अब एक एग्रीमेंट होता है PPP और अदर पार्टीज के दरमियान। क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन PPP एंड अदर पार्टीज। इसमें क्या कहा जाता है? भाई पीपल्स पार्टी थी लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त, तो पीपल्स पार्टीज ने
मुझे उसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, क्या थी। एक थी नेशनल अवामी पार्टी NAP, और एक JU आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था पूरा। एनीवेज, ये दो इन दोनों के साथ मिलके कोऑर्डिनेट किया था और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया था, ठीक है। भुट्टो ने कोशिश करी कि सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखे और कंट्री को खुद ब खुद रूल करे, खुद अपनी मर्जी से रूल करे। ये गवर्नर्स को, बलूचिस्तान और NWFP के गवर्नर्स को इसने हटाया और अलग प्रोविंस इसने अपने खुद के मिनिस्टर्स लगा दिए दूसरे। रिजल्ट में NWFP के जो वो था गवर्नर, उसने भी रिजाइन कर दिया और रेजिस्ट किया। किसके खिलाफ रेजिस्ट किया? भुट्टो के खिलाफ रेजिस्ट किया। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? पता नहीं फिर बोल आवाज नहीं। हाँ आ रही है। Yes. आ रही है। और जो JU आई थी वो जमियतुल इस्लाम। हाँ, जमीयतुल इस्लाम की, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा एक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी था, तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन रहा है कंट्री का? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? कोई भी दे दे। हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो मुल्क में था 1961 वाला, तो दोबारा क्यों बन रहा है? मार्शल लॉ लगा थे ना 1973 में। नहीं, एग्जैक्ट, हटाया था। हटाया नहीं था, लगा हाँ, लगा लगा। था। और जब लगता है तो मार्शल लॉ जब लगता है तो सारी की सारी असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशन सब डिसॉल्व हो जाता है। मर्जी होती है आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करो या उसे डिसॉल्व कर दो। तो भुट्टो ने इसको डिसॉल्व किया था और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपना। और फिर इस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीज इम्पोर्टेंट बन गई थी। हाँ बिल्कुल। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसने क्या किया? इसने दो हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ सेनेट बनाया और एक असेंबली बना ली, और ये बोल दिया कि मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा फॉर 5 years। कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। मुल्क का जो हेड होगा अब प्रेसिडेंट नहीं होगा, अब प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट की पावर को कम कर दिया। फेडरल स्टेट के हाथ में सारी ओन मतलब असेंबलीज वगैरह होंगी, सारे रूल हाथ में फेडरल स्टेट के होगा। बेसिक ह्यूमन राइट्स हर दफा अवॉर्ड किए गए, और हर कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। तो यहाँ पे भी वही चीज, एक अमेंडमेंट पेश हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो प्रेस फ्रीडम अलाउ करता था। क्या? प्रेस फ्रीडम। अब प्रेस फ्रीडम क्या है? न्यूज वाले जो भी हैं, एंकर्स, मीडिया, सबको सबको फ्रीडम दे दिया कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन इस अमेंडमेंट ने ये भी बोला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम किसी वक्त भी बैन कर सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हुए दिखे, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में, इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो है सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। ये होती है लाहौर में। कब होती है? 1974। सही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 35 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और वो लाहौर आती है। क्यों आती है? ताकि मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स चले हैं उनको उनको देखा जाए, उनके उनका सोल्यूशन निकाला जाए। अब पाकिस्तानी थोड़े रहम दिल थे, उन्होंने बांग्लादेश बनने के बावजूद मुजीब और रहमान को इनवाइट किया इस कॉन्फ्रेंस में। इनवाइट किया कि भाई आप भी आओ, मुसलमान कंट्री है ना आपके बांग्लादेश, अब आ जाओ, कोई मसला नहीं है। शाह फैसल ऑफ अरब, शाह फैसल बंदे का नाम है। उसने, अब देखो, आज तक तुम लोगों को ये बात नहीं पता होगी आई गेस, फैसल मस्जिद किसने बनाई? फैसल मस्जिद बनाई थी शाह फैसल ने, उसी के नाम पे बने। उसी के नाम पे बनी थी। और ये शाह फैसल था कौन? ये था अरब का एक लीडर कह लो, ठीक है। अरब के लीडर ने बनाई थी, जो पाकिस्तान आया था एक समिट कॉन्फ्रेंस में, वो मस्जिद बना के गया था।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये शुरू से बता दें, क्या चीज? ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो ये पॉइंट बताना शुरू किया है, मैंने बताया है सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में टोटल नंबर ऑफ 35 मुस्लिम कंट्रीज थी, जिसमें मुजीबुर रहमान को भी बुलाया गया था क्योंकि रहमदिल थे। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैं ये बता रहा था। मैं इससे फायदा ये हुआ मुजीबुर रहमान, सॉरी मुजीबुर, इस कॉन्फ्रेंस से फायदा ये हुआ कि फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में बनाई गई, शाह फैसल ने बनवाई, और वो अरब का एक बंदा था, अरेबिया का लीडर था, उसने सारे पैसे दिए थे कंस्ट्रक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ ठीक है। अब होता क्या है, एक पीएनए बन जाती है। अच्छा एक मिनट, ये जो बुलाया था मुजीबुर रहमान को, तो इससे रिलेशन अच्छे हुए बांग्लादेश के बीच में? बिल्कुल, बस। रिलेशन ऑफ बांग्लादेश में पढ़ेंगे तो उससे रिलेशन अब इम्प्रूव हुए थे। कौन अब हम सी बात ईयर में कर था रहे ये? हैं, ये हुआ था 1974, अभी अभी बोला था, 2 या 4, 4 में ही हुआ था। ठीक है। अब होता क्या है, दूसरे हाथ पे मतलब ऑन द अदर हैंड एक बनती है अलायंस, उसका नाम है पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। इसके अंदर 9 पार्टीज थी। कितनी? टोटल 9, एक्सेप्ट पीपीपी, क्योंकि पीपीपी के खिलाफ बनी थी। इन्होंने बोला अब हमें भुट्टो के रूल से आ गए तंग। ठीक है, तो हमें भुट्टो का रूल अब खत्म करना है। रैलीज बनाई गई, रैलीज निकाली गई भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। लेकिन भुट्टो गवर्नमेंट तो सरप्राइज थी, और जब सरप्राइज हुई तो उनके पास तो एक फोर्स थी। उस फोर्स का नाम था FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इन्होंने 9 पार्टीज के बंदे को पिटवाना शुरू कर दिया। अब पिटवाना शुरू कर दिया। अब इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्शंस। एक दफा फिर से इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन कब के हो रहे हैं? 1977 के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। इस इलेक्शन में 2 पार्टीज हैं, एक पीएनए जो अलायंस है, और एक पीपीपी, पीपीपी, पीएनए। इसके अंदर पीपीपी आराम से 200 से 154 सीट जीत जाती है, और पीएनए 38 सीट जीती है। 9 पार्टीज हैं ये, और ये एक पार्टी है। कितना फर्क है, फिर भी जीतता कौन है? पीपल्स पार्टी। तो ये हमेशा की बात, जब भी कोई पार्टी आती है तो कहती है इलेक्शन में रेगिंग हुई है। क्या हुई है? रेगिंग हुई है। रेगिंग का मतलब धांधली, और ये फेक रिजल्ट्स हैं। आप दोबारा इलेक्शन करवाओ। और तो और इन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन का चीफ है ना, उससे बोलो कि आप रिजाइन कर दें, आपको नहीं आता समझना। पीएनए ने एक काम किया, वो ये था कि उसने पूरी कंट्री में एक क्या कहते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करी जो थी अगेंस्ट पीपीपी गवर्नमेंट। अब मुल्क में इतने हालात खराब हो जाते हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, और आर्मी को बुला लिया जाता है। कहाँ कहाँ? लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में, और कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। मार्शल लॉ और कर्फ्यू में बहुत फर्क होता है, याद रखना। इस वक्त भुट्टो के हाथ में सब कुछ है, और भुट्टो कहता है कि आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ पीएनए के साथ, लेकिन फेल हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही खराब है, हालत खराब है। तो जियाउल हक क्या करता है, मुल्क में थर्ड मार्शल लॉ लगा देता है। ठीक है। जब थर्ड मार्शल लॉ लगाता है तो वही बात हो गई दोबारा से, कि क्या होता है मुल्क में,
क्या होता है, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी मर्जी होती है कि आप कंटिन्यू करो या नया बना लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से नया नहीं बनाया, से कंटिन्यू किया बाद में। खैर, अब इसके रिफॉर्म्स पढ़ते हैं हम थोड़े से। एग्रीकल्चर रिफॉर्म सबसे पहले आते हैं। इसका जो अयूब खान का कॉन्स्टिट्यूशन था एग्रीकल्चर में, ये उसका छोटा भाई था एक तरीके से। कैसे? अयूब खान के दौर में बोला था 1000 अनइरिगेटेड हजार होगा और 500 इरिगेटेड होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला 250 इरिगेटेड होगा और 500 अनइरिगेटेड लैंड होगा। जो सरप्लस लैंड होगा वो फार्मर को किसी को भी बेच सकते हैं लैंड प्रॉफिट के लिए। टारगेट बनाने का बोला कि आप टारगेट बनाए, टारगेट के हिसाब से चलें, ठीक है। और साथ साथ ये भी बोल दिया कि जो जमीन आप यूज नहीं कर रहे उसे हम अपने कब्जे में कर लेंगे। मशीनरीज इंट्रोड्यूस करवाई, फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करवाए, पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस करवाई, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंट्रोड्यूस करवाया और साथ साथ लोन्स भी प्रोवाइड किए इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो एक नया रेजोल्यूशन आ गया था मुल्क के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी थी और इसने एक टर्म निकाली थी, उसका नाम था नेशनलाइजेशन। क्या? नेशनल। भुट्टो ने नेशनलाइजेशन और उसने डी नेशनलाइजेशन किया था। ही इंट्रोड्यूस नेशनलाइजेशन भाई, भुट्टो ने। जाकर देखो, भुट्टो ने नेशनलाइज किया। एक मिनट, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? जिया हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? नहीं भाई, इस वक्त हम लोग भुट्टो पढ़ रहे हम हैं। क्या भुट्टो हो के गया? कहाँ रिफॉर्म्स पढ़ घूमो? रहे हैं। फिर से कहाँ घूमो? ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी किसके अंडर आ जाएंगी? गवर्नमेंट के अंदर। सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट का, सब कुछ। नेशनल का मतलब क्या है? कौमी। तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, इसका मतलब ये था। बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे, मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज हुई इकोनॉमी। और तो और इसने एक और बात कही थी कि आप फॉर्मेट कर सकते हो लेबर यूनियंस को ताकि राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए पाकिस्तान में। लेबर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी। कौन सी एजुकेशन? कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है? या तालीम वाली एजुकेशन की बात हो रही है या फिर स्किल की बात हो रही है, सिखाने की बात हो रही है, इंडस्ट्री में कैसे काम करना, लेबर की बात हो रही है। पेंशन इंट्रोड्यूस करवाया। लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोला कि आप पाकिस्तान में पैसा लगाओ, बहुत स्कोप है। फिर आते हैं एक एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म क्या थे भाई? उस वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट था 25%। तो भुट्टो ने बोला हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। इग्नोरेंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, टारगेट कोई था नहीं, कोई एक बेसिक सिलेबस किसी का बना हुआ नहीं था, एक करिकुलम बना हुआ नहीं था। ये जरूरत थी मुल्क की, तो इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसमें करिकुलम बनाया स्कूल्स का, इसने एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला किया। और तो और 3000 न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए। 3000, 1000, 2000, 300, 250 नहीं, 3000। लेकिन सारा का सारा प्रॉब्लम ये होता है कि 3000 को एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, संभालेगा कौन? बना तो लेंगे, बिल्डिंगें बन जाएंगी, दीवारें बन जाएंगी, उनको बात कौन करेगा? कहाँ वहाँ कौन वहां जाके पढ़ेगा? सारा प्रॉब्लम ये। तो यहाँ पे सारी की सारी लैक ऑफ प्लानिंग देखी गई थी। विदाउट प्लान बस बढ़ते जा रहे हैं आगे। एजुकेशन बजट को 13% कर दिया गया था, ठीक है। ये एजुकेशन की बात थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ और सोशल रिफॉर्म्स की। हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई हम बात कर रहे हैं भुट्टो की। जब भुट्टो आ रहा है तो मुल्क में क्या चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जब जा रहा है जब भी खराब है।
तो उस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अब मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब हम पढ़ेंगे शायद आज शायद कल, ठीक है। तो इसने रूरल रूरल हेल्थ सेंटर बनाया और बेसिक हेल्थ यूनिट बनाया ताकि ये जो दो चीजें हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज किया जाए। 6,000 से 20,000 लोगों तक की यहाँ पे हेल्थ देखी जाती थी। बोल दिया कि सेल्स ऑफ मेडिसिन जो है वो अलग अलग कंपनीज की नहीं होंगी, एक ही ब्रांड होगा, एक ही कंपनी होगी। जो दवाइयां हैं उसके पैसे कम कर दिए जाएंगे बहुत ज्यादा, ताकि आवाम, गरीब आवाम भी खरीद सके। और सबके लिए वो कर दिया, क्या कहते हैं, अफोर्डेबल, ठीक है। इन स्कीम की वजह से पाकिस्तान में केमिस्ट और फॉरेन कंपनीज जो थी उनको बहुत नुकसान भी हुआ और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान हुआ। फिर आते हैं इस्लामिक रिफॉर्म्स। इस्लामिक रिफॉर्म्स इस्लामिक रिफॉर्म्स क्या है भाई? इस्लामिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले बोला कि अल्कोहल, नाइट क्लब, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग जो है उसको बैन कर देंगे। पहली चीज इसने ये बोली। दूसरी चीज बोली जुम्मे वाले दिन वीकली हॉलीडे होगा, इतवार वाले दिन नहीं होगा, जुम्मे वाले दिन होगा। कुरान को हर 5 स्टार होटल के हर रूम में रखा जाएगा, ठीक है। और कादियानीज को ऑफिशियल नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था 1974 में, ठीक है। ये थे इस्लामिक रिफॉर्म्स। अब आते हैं डाउनफॉल ऑफ भुट्टो। भुट्टो का डाउनफॉल कैसे आया? उसका डाउनफॉल मैंने ही बताया, नेशनलाइजेशन की वजह से आया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पैसा लगाने से मना कर दिया मुल्क में। अब पैसा भी नहीं लगा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मसले तो होने थे। फिर जितने भी आपने रिफॉर्म पढ़े ना, जितने भी रिफॉर्म्स पढ़े, ये सारे इसके खिलाफ ही हो गए, खिलाफ हो गए। कैसे खिलाफ हो गए भाई? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में मैंने बताया इलेक्शन हुए। इलेक्शन में मैंने बताया था कि भाई दूसरी जो FSC पार्टी थी, जो 9 पार्टीज थी, वो 9 पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ थी, है ना। जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ थी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो इसका डाउनफॉल आया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एफएससी को इस्तेमाल करता था ये अपने पॉलिटिक्स के ओपोनेंट को मरवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है। और तो और फ्रीडम ऑफ मीडिया वाज टेकन, ठीक है। और इसकी पॉलिसीज की वजह से लोग इससे नफरत करने लग गए, इसको हटा दिया गया। लेकिन आता है सवाल जो पास्ट पेपर का है, वो वाई भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड आता है। क्यों भाई उसको एग्जीक्यूट क्यों किया गया? और मर्डर जब ट्रायल एक, जो हुआ था। हाँ हाँ, मर्डर ट्रायल मेन चीज थी, उसके बिल्कुल। एजुकेशन रिफॉर्म्स की वजह से उसके एक सारे जो वजह। मैंने, हाँ हाँ, बहुत सारी वजह है इसकी। मेन पावर जो थी वो भुट्टो के हाथों में थी। सुनो कैसे लिखना है, बता रहा हूं। जब मेन पावर भुट्टो के हाथ में थी तो भुट्टो हर चीज रोक भी सकता था और हर चीज कंटिन्यू भी करवा सकता था। सारा गेम ऑफ पावर था। जब इसने एफएससी फोर्स बनवाई तो एफएससी फोर्स एफएससी फोर्स को इसने अपने इस्तेमाल में शुरू कर दिया, अपने अपने लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया एफएससी फोर्स का। क्या कर दिया? अपने लिए। भाई हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हम किसी को भी मरवाएं, हम किसी को उठाएं। जो मेन कॉज था वो था मर्डर केस, जिसकी वजह से फांसी हुई थी और फिर भी शहीद कहा जाता है ऐसे, पता नहीं किस बात का शहीद था। एनीवेज, इसके ऊपर एक मर्डर केस आ गया था अहमद रजा कसूरी का, जो कि एक एमएनए था, मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली। एमएनए की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल। ठीक है। अब एमएनए था, ये वाला एमएनए था इसके खिलाफ, भुट्टो के। तो एफएससी के जरिए, एफएसएफ के जरिए, सॉरी,
फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जरिए जब अहमद रजा एक शादी के फंक्शन से घर जा रहा होता है तो उसको मरवा देता है। और अहमद रजा FIR, सॉरी मैं उल्टा बोला यहाँ पे, अहमद रजा के अब्बा को मरवाया था यहाँ पे इस वक्त। इसका नाम था मोहम्मद अहमद। तो अहमद रजा इसके खिलाफ FIR कटवाता है। ठीक है, जब FIR कटवाता है तो जिया रिप्लेस कर देता है, पहले तो प्रेसिडेंट को रिप्लेस करके, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब FIR कटवाता है तो इसके खिलाफ सारे आते हैं लोग और इसको भी मरवा दिया जाता है। लेकिन बाद में डिसीजन होता है कि भुट्टो को फांसी होगी क्योंकि इसने लोगों को मरवाया है। और जब फांसी होने का बोल दिया जाता है तो फांसी होती है इसको 4 अप्रैल। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, छुट्टी मिली थी आप लोगों को स्कूल की, कैसे भूल सकते हो, 1979 की। दिन पता है क्या था इस दफा आई गेस मंगल था, देखा, पीर था, सॉरी, हाँ पीर था, कंफर्म पीर था। छुट्टी भी मिली थी आप लोगों को, मंडे कैसे था भूल मंडे था। सकते हो? हाँ, अब यहाँ पे क्लास भी एंड है, रिजॉइन करना, टॉपिक भी एंड है। अब हम पढ़ेंगे जुल्फकार अली, जियाउल हक, सॉरी,